अच्छा, अब हम इसकी रेमेडीज़ के ऊपर जा रहे हैं कि अगर सेक्शन 12 के तहत जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को जो है वो लैंडलॉर्ड पूरा नहीं करता, जो कि ऊपर उसको बताया गया, तो उस सूरत में कोर्ट जो है उसको क्या रिलीफ दे सकती है उसको, टेनेंट को। अगर तो वो मसलन उसने यूटिलिटी ईजमेंट राइट वगैरह उसके कट ऑफ कर दिए, सस्पेंड कर दिए या विद हेल्ड कर दिए, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप इसको रिस्टोर करो। ठीक है, ये यूटिलिटी ईजमेंट एमिनिटी और इसको रिस्टोर करने का ऑर्डर कर सकती है, या कोर्ट उसको अथोराइज कर सकती है टेनेंट को कि वो खुद से उनको रिस्टोर कर ले। ठीक है, लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो रेंट में से जो है वो काट ले। और तीसरा ये है कि अगर वो जो है वो क्या कहते हैं, उसकी वो रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवाता जो हमने ऊपर पर, तो कोर्ट उसको कह सकती है टेनेंट को कि आप खुद करवा लो और उसमें से ये जो पैसे हैं ना वो आप काट लेना, जो रेंट वगैरह जो है उसमें से काट लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ सेक्शन 12 के साथ ना सेक्शन 14 मिला के पढ़ें। If a landlord fail to pay a tax fee or charge relating to the premises, the concerned authority may direct the tenant to pay the tax fee or charge. अच्छा, अगर लैंडलॉर्ड ने जो गवर्नमेंट के ड्यूज देने हैं वो नहीं दे रहा, तो कोर्ट उसको कह सकती है, ठीक है, द कंसर्न द मे डायरेक्ट द टेनेंट, तो वो जो मुतलका अथॉरिटी है वो टेनेंट को कह सकती है वो पे करे। और टेनेंट क्या कर सकता है, वो रेंट में से वो पैसे काट ले, वो जो टैक्स वगैरह कि उसने पे किए हैं, और अगर वो ज़्यादा पैसे हैं तो फिर वो उसकी रिकवरी जो है ना उसको क्लेम कर ले रेंट ट्रिब्यूनल से कि मैंने ये पैसे पे किए हैं, ये मुझे जो है ना वो वापस दिलाए जाएँ। ये हमने लैंडलॉर्ड के बारे में पढ़ा है सेक्शन 12, और जो है वो सेक्शन जो है वो 14 हमने उसके बारे में पढ़ा है। अब सेक्शन 13 है ऑब्लिगेशन ऑफ द टेनेंट। टेनेंट की क्या है जी, सबसे पहले ये है कि वो प्रिंसिस को उसी हालत में रखेगा जिस हालत में उसको दी गई हैं। मास वाय नॉर्मल वियर टीयर जो हो जाती है इस्तेमाल करते हुए थोड़ी बहुत ही तब्दीली आ जाती है। फिर इसके अलावा वो क्या करेगा कि जिस मकसद के लिए दी गई है उसको प्रॉपर्टी, वो उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करेगा, किसी और मकसद के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि जो लैंडलॉर्ड होगा उसको उसको वहाँ पे आने की इजाज़त होगी, वो आके अपना वो इंस्पेक्ट कर सके, रिपेयरिंग देख सके, प्रीमिसेस में एंटर होने की उसको इजाज़त होगी, लेकिन सब्जेक्ट टू नोटिस। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो क्या करे कि पोजेशन जब खाली हो जाए, टेनेंसी ओवर हो गई, तो अब वो पाबंद है कि वो पोजेशन उसको वापस दे। फिर उसके बाद ये है कि वो न्यूएसेंस नहीं को क्रिएट करेगा नेबर्स के लिए। फिर ये है कि वो कोई प्रिंसिस में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लेके आएगा उसकी इजाज़त के बगैर। इफ़ द टेनेंट फेल टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, अगर वो ये वाली ऑब्लिगेशन नहीं पूरी करता, तो टेनेंट लैंडलॉर्ड ने क्या करना है, द लैंडलॉर्ड मे गिव नोटिस इन राइटिंग टू द टेनेंट स्पेसिफाइंग द एक्ट और ओमिशन एंड द रेमेडियल एक्शन टू बी टेकन बाय द टेनेंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। वो उसको एक नोटिस दे सकता है, लीगल नोटिस के भाई तुमने ये वाली ब्रीच की है मेरे एग्रीमेंट की, ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्ट या ओमिशन की है, तो तुम इसके अगेंस्ट जो है ये वाला जो है वो एक्शन लो, बस सूरत दीगर मैं ये जो है ना ये वाला एक्ट कदम उठाऊंगा। एंड लैंडलॉर्ड में फाइल एन एप्लीकेशन टू अ रेंट ट्रिब्यूनल फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टली टेनेंट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन और मे सीक एविक्शन ऑफ द टेनेंट। एक तो उसके पास रेमेडी लैंडलॉर्ड के पास ये है कि उसको लीगल नोटिस दे दे, और एक उसके पास रेमेडी ये है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे दे कि जी इन कंडीशन के ऊपर अमल दरामद करें, या वो रेंट ट्रिब्यूनल से कह सकता है जनाब ये ना इस काबिल ही नहीं है कि ये प्रिंसिस में रहे, इसने ये ब्रीच की है जो सेक्शन 13 में हमने देखी है, लिहाजा इसको यहाँ से जो है वो एविक्ट किया जाए। होप के आपको समझ आ गई है सेक्शन 13 की भी। ये हमने ऑब्लिगेशंस पढ़ा है। सेक्शन 15 कहता है ग्राउंड्स फॉर अविक्शन। अविक्शन की ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहले ये है जी कि अब द पीरियड ऑफ द टेनेंसी हैज़ एक्सपायर्ड, कि पीरियड जो है वो गुजर गया, अब उसने उसको खाली करना है। या द टेनेंट हैज़ फेल्ड टू पे और टेंडर द रेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 7। जो एग्रीमेंट में टाइम लिखा हुआ है किराया अदा करने का, या अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर उसने हर माह की 10 तारीख तक देना है,
उससे लेके 1 महीने के अंदर अंदर अगर किराया नहीं आया तो वो कोर्ट में आ सकता है कि जनाब इसको यहाँ से इजेक्ट किया जाए, इसको अविक्ट किया जाए। द टेनेंट हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टेनेंसी, या जो भी एग्रीमेंट उसकी उसने टर्म एंड कंडीशन को ब्रीच कर दिया है, या टेनेंट हैज़ कमिटेड द वायलेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन, या सेक्शन देखिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऑब्लिगेशन दो तरह से हैं। एक वो जो कि सेक्शन 12 और 13 में स्पेसिफाई कर दी गई हैं, और एक वो हैं जो एग्रीमेंट के अंदर लिखी गई हैं। एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखी गई हैं वो डिपेंड करता है उसकी नेचर के ऊपर, और ये जो जर्नल लिख दी गई हैं किसी की भी वायलेशन हो तो कोई भी पार्टी जो है वो कोर्ट में जो है वो आ सकती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये है कि जी द टेनेंट हैड यूज द प्रीमिसेस फॉर द पर्पस विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पर्पस, जिस मकसद के लिए बिल्डिंग दी थी उसने उसके अलावा किसी मकसद के लिए शुरू कर दी है। द टेनेंट हैज सबलेट द प्रीमिसेस, सेक्शन 11 में हमने पढ़ा था कि वो उसकी इजाज़त के बगैर सबलेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने किया है तो वो भी एविक्शन की एक ग्राउंड है। सेक्शन 15 बहुत आसान है, बहुत आसान है, होप कि आपको समझ आ जी। ले जी हमने सेक्शन जो है वो सेक्शन 15 भी देख लिया, हमारे 3 चैप्टर हो गए। हमने कोशिश की इसको अच्छी तरह से देखा जाए। चैप्टर 2 एजेंसी के बारे में, टेनेंसी के बारे में था। सेक्शन 5 ने कहा कि देखें भाई, अगर टेनेंसी का एग्रीमेंट करना है तो इन राइटिंग होना है, और रजिस्ट्रार के पास जो है ना, रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होगा। सेक्शन 6 ने बताया कि वो जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होना है उसके कंटेंट्स क्या होंगे। अच्छा जी, उसमें रेंट के बारे में लिखा जाएगा, उसके मोड के बारे में जो है वो लिखा जाएगा। सेक्शन 7 ने बताया कि रेंट किस तरह से पे होगा, कब पे होगा, अगर नहीं लिखा तो कैसे पे होगा, कब पे होगा। फिर सेक्शन 8 ने बताया कि जो पिछले लॉ के जो टेनेंसीज हैं वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेक्शन 9 ने यह बताया कि अगर टेनेंसी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि रेंट ट्रिब्यूनल उनको सुनेगी नहीं अनलेस कि वो पेनल्टी जो है वो पे करें। उसके बाद सेक्शन 10 में हमने देखा कि अगर वो कोई एग्रीमेंट टू सेल या कोई एग्रीमेंट उनके दरमियान हो जाता है तो उसका भी रजिस्टर्ड करवाना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। ये था चैप्टर 2। चैप्टर 3 में हमने ऑब्लिगेशंस पढ़ी। पहले हमने सेक्शन 11-12 में ऑब्लिगेशन, सेक्शन 11 में हमने ऑब्लिगेशन पढ़ी किसकी, टेनेंट की, और सेक्शन 13 में भी टेनेंट की। सेक्शन 12 में हमने किसकी देखी है, लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन। सेक्शन 12 के अंदर ही और सेक्शन 14 के अंदर रेमडी दी गई है टेनेंट को कि वो कोर्ट के पास आके क्या रेमडी ले सकता है। 14 वो रिम्बर्समेंट का बताया था। 15 एविक्शन ग्राउंड्स हैं एविक्शन की। अब हम चलते हैं, अब हम कोर्ट में आ गए हैं, ठीक है। अब रेंट ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, ठीक है। रेंट ट्रिब्यूनल होगा, ठीक है, कोर्ट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, और जो जज बैठेगा उसको कहेंगे स्पेशल जज रेंट, उसको कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में सेक्शन 16 है। सबसे पहले उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहता है, द गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश अ रेंट ट्रिब्यूनल इन डिस्ट्रिक्ट और एरिया एज इट मे नेसेसरी। अ रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर ऑफ स्पेशल जजेस। वो रेंट ट्रिब्यूनल के एक या एक से ज़्यादा जजेस होंगे। गवर्नमेंट उनको हाई कोर्ट के साथ मिलकर तय करेगी। सब्जेक्ट टू दिस एक्ट द लाहौर हाई कोर्ट में एम्पावर अ सिविल जज और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट टू अ रेंट ट्रिब्यूनल फॉर अ डिस्ट्रिक्ट और एरिया। और हाई कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो फॉर द टाइम भी किसी भी सिविल जज को जो है वो रेंट, स्पेशल जज रेंट जो है वो डिक्लेयर कर दे। अभी तक मेरा ख्याल है ट्रिब्यूनल नहीं बने, अभी तक जो सिविल जजेस हैं उन्हीं के ऊपर बर्डन है, वही ट्रिब्यूनल के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। The rent tribunal shall exercise exclusive jurisdiction over the cases under this section। वो सिर्फ रेंट को ही डील करेंगे ताकि बगैर दीगर काम की वजह से वो मैटर डिले ना हो। इफ़ देर आर मोर देन वन स्पेशल जज रेंट इन डिस्ट्रिक्ट और एन एरिया, अ स्पेशल जज रेंट डेजिग्नेशन इन द लाहौर हाई कोर्ट शैल एक्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज रेंट इन द डिस्ट्रिक्ट और द एरिया। अभी हमने सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी, वो आगे मार्किंग वगैरह करेगा उसकी, वो क्या कहते हैं फाइल्स वगैरह की, न्यू इंस्टीट्यूशंस की। तो अगर एक ट्रिब्यूनल एक पूरा सिस्टम अलहदा से इस्टेब्लिश कर दिया जाता है इस सिविल कोर्ट्स के अलावा,
तो जारी बात है उसमें भी तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा ना, तो वो कहता है वो जो अगर एक से ज़्यादा है तो फिर उनमें से एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हो जाएगा, जो कि बतौर स्पेशल जज रेंट भी काम करेगा लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर भी देखेगा, मसलन उसको मार्किंग कर दी या कोई फाइल वगैरह ट्रांसफ़र कर दी, वो सारा इसके तहत जो है वो आ जाएगा। अच्छा, फिर सेक्शन 18 कहता है, सेक्शन 17 कहता है रेंट रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट जो है वो रेंट रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करेगी। सेक्शन 18 कहता है उसका स्टाफ भी होगा। सेक्शन 19 कहता है कि उसके पास जो है वो एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी। एक रेंट ट्रिब्यूनल स्पेशल जज रेंट के पास एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटेड प्रीमिसेस शैल बी फाइल्ड इन रेंट ट्रिब्यूनल ऑफ द एरिया डिस्ट्रिक्ट, जिस एरिया डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है आदमी या जहाँ वो प्रीमिसेस है उसको जो ट्रिब्यूनल या जो लगती है कोर्ट वो वहाँ पे दायर करेगा। इफ़ एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज रेंट ऑफ द एरिया ऑफ द मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस एंड ट्रस्ट द सेम टू एनी अदर स्पेशल जज रेंट। और अगर वो एक सेपरेट यूनिट है, ट्रिब्यूनल एक सेपरेट यूनिट जैसे सर्विसेज ट्रिब्यूनल है और उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी बैठ रहा है, तो उसको पास जब वो फ्रेश आएगा तो वो उसकी कॉग्निजेंस लेता हुआ वो खुद भी उसको सुन सकता है, उसको आगे भी किसी को भेज सकता है। एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट। अब वो बता रहा है कि वो जो एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड या टेनेंट ने देनी है, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड या टेनेंट ने देती है उसमें कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होगा, रिलीफ क्लेम्ड होगा, एंड शेल बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट। और उसके साथ कॉपीज लगी होंगी वो सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट की जो कि उसके कब्जे में है, ठीक है। If the application is for eviction of the tenant, the landlord shall submit the affidavit and affidavit not more than 2 written along with the eviction application। और अगर वो eviction की application है तो फिर लैंडलॉर्ड ने उसके साथ नॉट मोर देन 2 जो है वो अपना एफिडेविट और 2 गवाहान के एफिडेविट भी जो है वो साथ ही दाखिल करने हैं। तो ये आप एक लिस्ट बना लें कि अगर एक एप्लीकेशन दायर हो रही है टेनेंट लैंडलॉर्ड की तरफ से तो अविक्शन की, तो उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले उसने क्या करना है जी, तो उसने वो अविक्शन की एप्लीकेशन, फिर उसके बाद उसने क्या करना है जी कि उसके साथ अपना और 2 गवाहान का एफिडेविट, फिर उसके बाद उसने क्या करना है कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन, एफिडेविट और उनके एफिडेविट उन सब की और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं उसकी कॉपीज़ भी लगानी है। जैसे हमने फैमिली लॉ में पढ़ा था ना कि वो नोटिस के साथ ही उस पर वो एप्लीकेशन सर्व की जाएंगी और वो उसका जवाब लेके आए, इसमें भी कुछ इसी तरह ही है। तो ये मैंने आपको एक लिस्ट बताई है कि उसने कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लगाने हैं, ठीक है। If the application is for eviction of the tenant, the landlord shall submit his affidavit, ये हमने पढ़ लिया। अब है एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट। ऊपर तो जर्नल एप्लीकेशन है ना, कोई भी अगर डिपॉजिट ऑफ रेंट है ये बड़ा आसान है कि अगर वो लैंडलॉर्ड जो है वो किराया नहीं ले रहा तो फिर वो टेनेंट जो है वो कोर्ट में आके एक एप्लीकेशन देगा, वो कहेगा जी उसने रेंट वसूल करने से इनकार कर दिया और कोर्ट उसको अलाउ कर देगा कि भाई तुम ना ये किराया जमा करवा दो बैंक में या फलां जगह पे जमा करवा दो, और लैंडलॉर्ड को नोटिस कर देगा कि भाई तुम्हारा किराया जमा हो गया, लेना तो आके ले लो। सेक्शन 20 सिर्फ है वो इतना ही है, ठीक है। आगे है सेक्शन 21 अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ द नॉन अपीयरेंस। ये बड़ा ही आसान है, ये सेक्शन बहुत आसान है। If an application under this act other than application for deposit of rent is filed, जो रेंट है डिपॉजिट करने की एप्लीकेशन है उसमें उसको प्रीलिमिनरी स्टेज पे नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल, कि ये शेड्यूल में नोटिस एक दिया गया है उस शक्ल में उसको नोटिस भेजा जाएगा। अच्छा, मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि बेयर एक्ट के एंड पे अगर कोई स्पेसिमेन दिया हो ना तो वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। उसको पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि जो रेलिवेंट सेक्शन है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। मसलन इसमें जो नोटिस जाना है वो कहता है शेड्यूल में उसका स्पेसिमेन मैंने दिया है, प्लीज़ आप शेड्यूल निकालें, शेड्यूल में आ जाए। लें जी, टू दी नेम जिसको जाना है उसके वेयर अबाउट, वेयर एज अब जिसने वो पिटीशन दायर की है वो हैज़ फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर, आगे जो उसने एप्लीकेशन वो दी है अगेंस्ट यू अंडर द पंजाब रेंटेड प्रिंसेस एक्ट फॉर, आगे किस लिए उसने एप्लीकेशन दी है, फॉर अविक्शन दी है, किस लिए दी है,
और विच अ कॉपी इज डे टू नेक्स्ट। देखें सबसे पहले क्या है कि उसकी कॉपी साथ अनेक्स होनी चाहिए, यानी उसने जो एप्लीकेशन देनी थी उसके साथ कॉपी लेफ्ट करनी थी और वो फिर कॉपी नोटिस के साथ लेफ्ट होगी। एंड इज फिक्स फॉर, फिर केस की डेट भी लिखी हुई है। यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू ऑब्टेन लीव टू कंटेस्ट। अब नई कहानी शुरू होगी। देखें अब देखें रेंट में अब ये है कि जब उसको नोटिस मिल जाएगा ना टेनेंट को, टेनेंट को या वो क्या कहते हैं टेनेंट भी दे सकता है एप्लीकेशन और लैंडलॉर्ड को नोटिस हो जाता है, तो उसके बाद दूसरी पार्टी ने कोर्ट में आके लीव टू कंटेस्ट की इजाज़त मांगनी है कि मुझे ये केस कंटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, और 10 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी है। हो सकता है कि जज साहब ने डेट जो है वो 15-20 दिन की डाली हो, लेकिन उसको जिस दिन नोटिस मिला उसने 10 दिन से पहले, चाहे वो डेट से पहले है, उसने आके कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे देनी है कि ये मेरी एप्लीकेशन है लीव टू कंटेस्ट की, मैं इसको कंटेस्ट करना चाहता हूँ। तो वही बात वो उसको कह रहे हैं, यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू ऑब्टेन लीव टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम द रेंट ट्रिब्यूनल described above within 10 days of the date of hearing appearance mentioned above। कि जो ऊपर डेट लिखी हुई है ना, इससे 10 दिन के अंदर अंदर तुमने जो है ना आके कोर्ट में लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। इन डिफॉल्ट वेयर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल में पास अ फाइनल ऑर्डर इन फेवर ऑफ अ पॉइंट इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। और अगर तुम ना आए या तुमने लीव टू कंटेस्ट ना दी तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो तुम्हारे अगेंस्ट जो है वो फैसला कर देगा। ये आपने पढ़ लिया। आगे हम सेक्शन में भी इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटिस भी एक नेमत होता है जिसका स्पेसिमन दिया हो। लीव टू कंटेस्ट में बी obtained ऑन एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्लाई। अब उसको बताया कह रहे हैं कि भाई तुमने वो लीव टू कंटेस्ट जो है ना वो रिटन रिप्लाई की सूरत में देनी है, रिटन स्टेटमेंट की सूरत में देनी है। देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर कोर्ट उसको लीव टू कंटेस्ट उसको मंजूर करते हुए उसको पेश होने की इजाज़त दे देती है तो उसने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दाखिल करना, रिटर्न रिप्लाई नहीं एप्लीकेशन का दाखिल करना। कोर्ट उसी लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर देगी रिटर्न रिप्लाई में। इसीलिए यहाँ पे वो ये कह रहा है कि तुमने जो रिटर्न रिप्लाई जो तुमने लीव टू कंटेस्ट देना है ना उसकी शक्ल रिटर्न रिप्लाई वाली होगी, ठीक है। रिटर्न रिप्लाई की तरह तुमने अपने वो लिख के लाना है उसको। एंड स्पेसिफाइंग द ग्राउंड विच द लीव इज सॉट, और उसमें वो ग्राउंड भी लिखनी है जिसके ऊपर मेरी कोशिश होगी कि मैं लीव टू कंटेस्ट की एक एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करूं, ठीक है, ताकि आप देख लें कि एक लीव टू कंटेस्ट की जो एप्लीकेशन होती है वो किस तरह की होती है। अच्छा जी, उसको कहा जा रहा है कि तुमने लीव टू कंटेस्ट दाखिल करनी है 10 दिन के अंदर अंदर, और वो रिटर्न रिप्लाई की सूरत में होगी, और उसमें तुमने रिटर्न रिप्लाई तो होगा वो जो उसकी ग्राउंड्स हैं एप्लीकेशन की पहली पार्टी की, उसकी ग्राउंड्स का तो जवाब देना ही देना है, साथ में तुमने जो इजाज़त लेने के लिए ग्राउंड्स लेनी है वो भी लिखनी है लीव टू कंटेस्ट की, ठीक है। अकम्पनीड बाय योर एफिडेविट, तुमने अपना साथ में एफिडेविट भी लगाना है, अगर एफिडेविट नहीं लगाया तो वो फिर जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन हो सकता है। एंड कॉपीज ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन योर पोजेशन, और तुम्हारे पोजेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तुम इसके साथ लगाओ। एंड इफ़ सो डिज़ायर एफिडेविट ऑफ नॉट मोर देन, और अगर तुम कोई विटनेस पेश करना चाहते हो तो नॉट मोर देन 2 विटनेसेस उनके एफिडेविट्स भी साथ लगाएं। तो ये हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। नोटिस के अंदर डेट फिक्स की होगी, वो लिखी होगी, फिर उसके बाद उसको कहा होगा कि तुमने इस डेट जो फिक्स की है इससे 10 दिन के अंदर अंदर लीव टू कंटेस्ट आके दाखिल करनी है, और साथ में उसको बताया जाएगा कि वो लीव टू कंटेस्ट जो है वो रिटर्न रिप्लाई की सूरत, यानी जो उसकी एप्लीकेशन है लैंडलॉर्ड की या पार्टी जिसने दायर की है उसका रिटर्न रिप्लाई भी उसमें होगा, और तुम्हारा लीव टू कंटेस्ट की उसमें ग्राउंड्स भी होंगी, ठीक है। अब आ जाएं आप वापस प्लीज़, अब आप आ जाएं सेक्शन 21 के ऊपर। If an application under this act other than application for deposit of arrangement by the rent tribunal shall issue notice to the respondent in the form prescribed in the schedule for appearance of the respondent on the date not not later than 10 days through process server registered post acknowledgement due and courier service। कोड जो है वो जो उसको भेजेगी उसको वो जो नोटिस सर्व करेगी वो थ्रू प्रोसेस सर्वर, यानी वो जो एजेंसी होगी, ठीक है, यानी नुमाइंदा जाएगा जो जाके उसको नोटिस टेंडर करेगा। मैंने इसका आपको पूरा प्रोसीजर बताया था।
और साथ में रजिस्टर्ड पोस्ट रजिस्ट्री लिफाफा भी करेगी और कोरियर भी करेगी। अ नोटिस अंडर शैल बी कंप्लीट बाय कॉपीज ऑफ ऑल द एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट। वो जो उसने पीछे कॉपीज लगाई थी ना रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की और उस पिटीशन की, अब जो भी उसने पिटीशन दायर की वो सब की कॉपी नोटिस के साथ लगा देनी है, क्योंकि उसने उसका जवाब लेके आना है। तो साथ में नोटिस के साथ कॉपी लगी होगी तो वो जवाब लेके आएगा ना। इफ़ द रिस्पोंडेंट फेल टू अपीयर एंड द रेंट ट्रिब्यूनल सेटल, देखें जी नोटिस उसको सर्व हो गया, ले अब रिपोर्ट आई है और रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसको लगता है द नोटिस हैज़ नॉट बीन सर्व्ड ऑन द रिस्पोंडेंट, कि रिपोर्ट अदम तमील आ गई है कि उसको वो रिस्पोंडेंट नहीं मिला, आर द रिस्पोंडेंट इज विलफुली अवॉइडिंग द सर्विस ऑफ द नोटिस, यहाँ कोर्ट को लगता है कि वो जानबूझ के नोटिस को अवॉइड कर रहा है, तो अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, मे डायरेक्ट द सर्विस ऑफ नोटिस बाय फिक्सेशन, स्पानदगी का ऑर्डर कर देगा। ठीक है, ये फैमिली लॉ वाला लेक्चर सुने, उसमें मैंने फिक्सेशन को बड़ा एक्सप्लेन किया है मैंने ना, और आपको ये भी समझाया है कि जो पर्सनल सर्विस होती है वो कैसे होता है, कितनी परतें होती हैं, वो वाला लेक्चर आप सुने। ठीक है, affixing a copy of the notice at some conspicuous part of the rented premises or residence of the respondent, पब्लिकेशन इन द प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एनी अदर मोड। तो फिर कोड, पहले कोड ने 3 मोड इस्तेमाल करनी है, पर्सनल सर्विस, कोरियर और रजिस्ट्री लिफाफे वाला। अगर वो उसके वो नहीं मिला या वो जानबूझ के नहीं तमील होने दे रहा, तो फिर कोड ने 2 मोड और जो है वो इस्तेमाल करने हैं। अच्छा जी, अब भी इफ़ द नोटिस एज मिसन एंड मे प्रोसीड एक्स पार्टी, अगर नोटिस सर्व हो गया, फिक्सेशन भी होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन वो नहीं आया तो कोर्ट एक्स पार्टी कर देगी। ठीक है, अगर उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, द रिस्पोंडेंट मे विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज अप्लाई टू द रेंट ट्रिब्यूनल फॉर सेटिंग साइड एक्स पार्टी ऑर्डर अलॉन्ग विद, अगर उसको इल्म हो गया कि भाई मेरे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी, तो उसने 10 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में आना है अपने उस नॉलेज से कि जनाब मेरे खिलाफ कार्रवाई एक तरफा हो गई है, ये मेरी दरख्वास्त है सेटिंग साइड की। और ना सिर्फ सेटिंग साइड की एप्लीकेशन लेके आनी है, बल्कि उसने लीव टू कंटेंट्स की एप्लीकेशन भी लेके आनी है, वही जो उसने 10 दिन में देनी थी। तो वो दोनों चीज़ें जो है उसने कोर्ट में आके जो है वो दाखिल करनी है। ठीक है, if the respondent show a sufficient cause for his non-appearance, the rent tribunal may set aside the ex parte order। अगर वो sufficient cause शो करता है तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड कर देगी। ठीक है, द पार्टीज मे अपीयर इन पर्सन और थ्रू और रिकॉग्नाइज एजेंट, कोर्ट को इन पर्सन भी पेश हो सकती हैं, एजेंट के थ्रू भी पेश हो सकती हैं। ठीक है, इफ़ ऑन द डेट फिक्स द एप्लीकेंट फेल टू अपीयर, अगर डेट फिक्स पे एप्लीकांट नहीं आता तो अदम पैरवी खारिज हो जाएगा, उसकी एप्लीकेशन अदम पैरवी खारिज होगी। इफ़ एन एप्लीकेशन हैज़ बीन इन डिफॉल्ट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द सेम इज मेड विद इन 30 डेज, अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो आके एप्लीकेशन दे देता है कि जी मेरी ये एप्लीकेशन बहाल करें, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन जो है ना, अगर वो सफिशेंट काज शो कर रहा है तो उसको जो है कोर्ट बहाल कर देगा। होप के आपको जो है वो सेक्शन 21 की समझ आ गई। तलबी के बारे में बड़ा आसान है, समझ आ गई होगी आपको। अब हम चलते हैं सेक्शन 22 लीव टू कंटेस्ट के ऊपर। लीव टू कंटेस्ट के ऊपर उस्मान साहब ने स्पेसिमन भी दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। A rent tribunal shall not allow a respondent to defend the application unless he obtains leave to contest। वो उस वक्त तक वो जो एप्लीकेशन है जो लैंडलॉर्ड या टेनेंट ने दी है, वो उस वक्त तक उसको डिफेंड नहीं कर सकता दूसरी पार्टी, जब तक कि कोर्ट उसकी लीव टू कंटेस्ट जो है उसको अलाउ नहीं कर देती। ठीक है, अच्छा जी, a respondent shall file an application for leave to contest within 10 days of the first appearance of the rent tribunal। ठीक है, कि वो जो उसको उसकी डेट जो रखी गई है, डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस, उससे उसने 10 दिन के अंदर अंदर वो लीव टू कंटेस्ट जो है वो कोर्ट के अंदर आके दाखिल करनी है। ये हम नोटिस के अंदर चीज़ भी पढ़ के आई हैं। ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्लाई। ठीक है, स्टेटिंग ग्राउंड ऑन विच द लीव इज सॉर्ट एंड शैल बी अकम्पनीड बाय एफिडेविट ऑफ द रिस्पोंडेंट, कॉपी ऑफ द एफिडेविट डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन एंड इफ डिजायर एफिडेविट ऑफ नॉट मोर देन 2 विटनेसेस। वही जो हम नोटिस में चीज़ें पढ़ के आए। मेरी बात सुने, बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन दे रही है तो उसने अपनी एप्लीकेशन के साथ अपना एफिडेविट लगाना है, उसने अपने गुहान का एफिडेविट लगाना है,
उसने जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो लगाने हैं, उसने उस पिटीशन की और उन डॉक्यूमेंट की जो है वो कॉपी भी साथ लगानी है। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी कि दूसरी पार्टी पे नोटिस सर्व करेगी और साथ में वो जो कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की वो लगा देगी। अब जो दूसरी पार्टी है उसने आके कोर्ट में लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन देनी है 10 दिन के अंदर अंदर, और उसमें उसकी एप्लीकेशन का रिटर्न रिप्लाई भी लिख लाना है, ठीक है। अब उसके साथ उसने अपने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं और वो लीव टू कंटेस्ट दाखिल करनी है। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, और उसने भी अगर आपने वो एफिडेविट है नॉट मोर देन 2 एफिडेविट भी उसने लगाने हैं। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट अलाउ लीव टू कंटेस्ट टू अनलेस द एप्लीकेशन डिस्क्लोजेज सफिशिएंट ग्राउंड। ले, अब सफिशिएंट ग्राउंड अगर होगी तो उसकी लीव टू कंटेस्ट मंजूर होगी। अब वो सफिशिएंट ग्राउंड क्या है वो आप उस्मान साहब के ऑर्डर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे। मसलन लैंडलॉर्ड ने किया है, लैंडलॉर्ड ये कहता है जी कि मैं जो हूँ वो टेनेंट हूँ, ठीक है। मैं लैंडलॉर्ड कहता है जी कि ये जो है ना इसको एविक्ट किया जाए। अब उसने लीव टू कंटेस्ट दी है आके एप्लीकेशन, वो कहता है जी मैं इसका टेनेंट नहीं हूँ, ठीक है। अब देखें लैंडलॉर्ड ने कोई रसीद ही नहीं पेश की, कोई सबूत ही नहीं पेश किया कि ये मुझे किराया देता रहा है, ठीक है। और उसने वो रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं पेश किया, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं पेश किया। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं पेश किया तो वो जो सेक्शन पीछे हमने पढ़ा है सेक्शन 10, उसके तहत कोर्ट ऑब्वियसली उसको पेनल्टी का ऑर्डर करेगी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ऑरल टेनेंसी है और पेमेंट का सबूत भी नहीं है तो ये लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन मंजूर करने के लिए फिट ग्राउंड होगी, सफिशिएंट ग्राउंड होगी, ठीक है। और अगर लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तो कोर्ट क्या करेगी कि उसी को उसका रिटर्न रिप्लाई तस्वर करेगी, कन्वर्ट कर देगी रिटर्न रिप्लाई में, और केस को आगे लेके चलेगी। अलहदा ऑर्डर नहीं करेगी, अलहदा ऑर्डर नहीं करेगी जो कि जो लैंडलॉर्ड की ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसके जवाब का रिटर्न। इसीलिए उसने कहा था कि लीव टू कंटेस्ट में तुमने रिटर्न रिप्लाई भी लिखना है और अपनी लीव की जो है वो ग्राउंड्स भी जो हैं वो भी लिखनी है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो हम पीछे पढ़ के आए ना सेक्शन 9 या 10, जिसमें हाँ अफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इफ अ टेनेंसी डज नॉट कंफर्म द प्रोविजन ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट एंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर द एक्ट। यानी अगर एप्लीकेशन फ्रेश फाइल हुई है और उसमें साथ में उसने पेनल्टी यानी वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले कोर्ट ने कौन सा ऑर्डर करना है, वो पेनल्टी जमा हो। जब वो पेनल्टी हो जाएगी तो कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। अब आप वापस आ जाएं, ठीक है। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द एप्लीकेशन। अच्छा जी, सब सेक्शन 4 है, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट अलाउ लीव टू कंटेस्ट टू अ रिस्पोंडेंट अनलेस द एप्लीकेशन डिस्क्लोजेज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन ओरल एविडेंस। जब तक कि उसको लगे ना कि इस पे एविडेंस जो है सफिशिएंट ग्राउंड है कि इस पे एविडेंस आना चाहिए, जिसकी मैंने एक मिसाल आपको दे दी है। The rent tribunal shall decide the application for leave to contest within a period of 15 days from date of filing। अब कोर्ट ने जिस दिन वो लीव टू कंटेस्ट आ गई उससे 15 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करना है। इफ द लीव टू कंटेस्ट इज रिफ्यूज or the respondent has failed to file application for leave to contest within stipulated time, the rent tribunal shall pass the final order। अगर कोर्ट ने उसकी लीव टू कंटेस्ट जो है वो उसको क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है, नहीं मंजूर की, या उसने लीव टू कंटेस्ट दायर ही नहीं की, तो अब कोर्ट क्या करेगा, अपना फाइनल ऑर्डर जारी कर देगा एप्लीकांट के हक में। और वो फाइनल ऑर्डर आगे जाके पढ़ेंगे वो एक डिक्री होगी, और वो डिक्री ऐसे ही एग्जीक्यूट होगी जैसे कि सिविल 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 डिग्री होती है, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 23 जो मैं बार बार कह रहा था। इफ द लीव टू कंटेस्ट इज गारंटीड द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ट्रीट द एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट एज रिटर्न रिप्लाई। अगर कोर्ट ने लीव टू कंटेस्ट मंजूर कर ली है तो कोर्ट उसको रिटर्न रिप्लाई तस्वर करेगी, ठीक है। तो वो कोर्ट लीव टू कंटेस्ट मंजूर करते हुए ही, अभी आप उस्मान साहब के ऑर्डर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ही एंड पे लिखा होगा कि मैं इस लीव टू कंटेस्ट को जो है वो रिटर्न रिप्लाई के तौर पे कंसीडर करता हूँ। अब चलते हैं सेक्शन 24 के ऊपर, पेमेंट ऑफ द रेंट एंड अदर ड्यूज पेंडिंग द proceeding। If an eviction application filed, the rent tribunal shall grant leave to contest, shall direct the tenant to deposit the rent due from is within a specified time and continue to deposit the same in accordance with the tenancy, or may be directed by the rent tribunal in the bank account of landlord in rent tribunal till the final order। देखिए
लीव टू कंटेस्ट मंजूर होगी, अब शहादतों पे बात चली गई। मीनवाइल कोर्ट ऑर्डर करेगी कि टेनेंट जो है ना वो किराया जो है वो उसके अकाउंट में या रेंट ट्रिब्यूनल में या जो कोर्ट मुनासिब समझे वो जमा करवाता रहे टेनेंट। इफ देर इज अ डिस्प्यूट एट द अमाउंट ऑफ द रेंट ड्यू और रेट टू द रेंट टेंटेटिवली डिटरमिन द डिस्प्यूट। अगर पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट ही रेंट का है, रेट का है कि कितना था, तो फिर कोर्ट टेंटेटिवली जो मुनासिब समझेगी उसका ऑर्डर कर देगी कि फ़िलहाल जब तक फैसला नहीं हो जाता टेनेंट इस हिसाब से जो है वो किराया जमा करवाता रहे। इन केस द टेनेंट हैज़ नॉट पेड द यूटिलिटी बिल द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डायरेक्ट द टेनेंट टू पे द यूटिलिटी बिल। अगर उसने यूटिलिटी बिल नहीं पे किया तो कोर्ट उसको वो करने का कह सकती है। इफ़ द टेनेंट फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल शैल फोर्स विद पास द फाइनल ऑर्डर। अगर टेनेंट कोर्ट की कोई बात नहीं मानेगा तो कोर्ट उसके अगेंस्ट जो है फिर वो फाइनल ऑर्डर जो है वो जारी कर देगा। ये था सेक्शन 24। अब आ जाते हैं सेक्शन 25 के ऊपर, बहुत आसान है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बारे में। कहता है एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लीव टू कंटेस्ट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डायरेक्ट अ पार्टी टू प्रोड्यूस हिज एविडेंस ऑन अ डेट फिक्स। जब लीव टू कंटेस्ट ग्रांट होगी, इशू फ्रेम हो गए, अब कोर्ट जो है वो पार्टी से क्या कहेगी कि भाई चलो भाई आप ना वो क्या कहते हैं अपना एविडेंस लेके आओ। अब एविडेंस तो आया है बाय वे ऑफ एफिडेविट। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, एफिडेविट तो आ गए, कोर्ट ऑन मोशन भी कह सकती है कि भाई ये जिसका एफिडेविट है ना मुहल्लफ खुद आए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, या दूसरी पार्टी भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि सर इसको बुलाया जाए, इसको क्रॉस एग्जामिन करना है। ठीक है। सब सेक्शन 3 ये कहता है द ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट मोर दैन 2 अपॉर्चुनिटी टू अ पार्टी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द। दो से ज़्यादा कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। द ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट एन एडजमेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस एक्सेप्ट फॉर अ सफिशिएंट कॉस्ट एंड ऑन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट टू द विटनेस एज इट डीम फिट। जो रेंट ट्रिब्यूनल है, अगर गवाह यानी जो पटिशनर है उसको शहादत पेश करने के लिए 2 मौके दिए जाएंगे, 2 से ज़्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। और जो मसलन दूसरी पार्टी होगी उसको क्रॉस एग्जामिन के लिए 2 से ज़्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे, अनलेस के वो सफिशिएंट कॉस्ट शो करे और साथ में कोर्ट कॉस्ट भी उसको डालेगी। चलो ठीक है, आप ये कॉस्ट भी पे करो। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस इफ़ एनी एंड हियरिंग ऑन द रेंट शैल पास द फाइनल ऑर्डर। एविडेंस के बाद कोर्ट जो है वो फाइनल ऑर्डर जो है वो उसमें जारी कर देगी। होप आपको जो है वो सेक्शन 25 की जो है समझ आ गई, बड़ा आसान है। सेक्शन 26 क्या है, द रेंट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोर्ट। ये कहता है कि देखिए सर्टन मैटर्स में, ये स्पेशल लॉ है ना, इसने अपना बता दिया शहादत कैसे आनी है, तलबी कैसे आनी है, तो वहाँ पे तो सीपीसी अप्लाई नहीं होगी। अब ये इस सेक्शन के अंदर बता दिया गया है टू इन्फोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन। वो सेक्शन 16 ऑर्डर 16 के तहत अगर विटनेस नहीं आता तो कोर्ट कैसे उसको तलब कर सकती है। ठीक है। कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कोई एविडेंस मंगवाना उसके लिए इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमिसेस या कमीशन की बाबत जो है कोर्ट वो सारे बारो करेगी प्रोविजंस वही जो कि सीपीसी में है। अब प्रोसीडिंग बिफोर रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो जुडिशियल होंगी। एंड द रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम टू बी ए सिविल कोर्ट विद इन मीनिंग ऑफ। देखें सेक्शन 193 अगर किसी ने पर्जरी की है, फॉल्स एविडेंस दी है, सेक्शन 228 कोर्ट की प्रोसीडिंग को इंटरप्ट किया है। ठीक है। और सेक्शन 476 कोर्ट के साथ कोई फ्रॉड किया है। ठीक है। तो उस सूरत में कोर्ट उसको ऐसे ही डील करेगी जैसे कि सिविल कोर्ट के साथ अगर वो वाला इंसिडेंट हैपन हुआ हो तो जैसे वो उसको डील करेगा। द रेंट ट्रिब्यूनल में पास एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर एट एनी स्टेज ऑफ अ प्रोसीडिंग बिफोर द फाइनल ऑर्डर। तो कोर्ट जो है वो ड्यूरिंग दी फाइनल ऑर्डर के दरमियान कोई भी इंटरम ऑर्डर जो है, अप्रोप्रिएट इंटरम ऑर्डर जो है वो जारी कर सकती है। ठीक है। नहीं जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा जो था ये था सेक्शन, ये हमारा सेक्शन जो था वो 26 था, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस फाइनल ऑर्डर। ठीक है। अब हम आगे चल ग्रांट नॉट मोर देन फॉर फाइनल ऑर्डर। उसके बाद है जी पीरियड फॉर डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन। ले जी 4 माह के अंदर अंदर रेंट ट्रिब्यूनल में फ़ैसला करना है। ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर डे टू डे चलाना केस। अपील जो है, अगर किसी ने अपील करनी है फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट तो उसने 30 दिन के अंदर अंदर करनी है। और किसको करनी है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को करनी है। अच्छा, नो अपील इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट, इंटरम ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो नहीं होगी।
अपील नहीं होगी। इफ़ एनी पर्सन इज प्रेफर द डिस्ट्रिक्ट जज में, अच्छा डिस्ट्रिक्ट जज खुद सुन ले या किसी और को भेज दे वो वो जो उसकी अपील जो है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि दूसरी पार्टी को नोटिस के बाद वो अपील को या एक्सेप्ट कर लेंगे या डिसमिस कर देंगे, ठीक है। हियरिंग द अदर पार्ट डिसमिस द अपील विदाउट नोटिस। अच्छा जी, सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोर्ट चाहे तो उसको इन लिमनी भी खारिज कर सकती है, दूसरी पार्टी को तलब करने की ज़रूरत ही नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट मे वेयर द सर्कम सो रिक्वायर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द फाइनल ऑर्डर फॉर द टाइम बी इट, कोर्ट जो है वो ऑपरेशन भी सस्पेंड कर सकती है, वो जजमेंट एंड वो जो ऑर्डर है उसका। द डिस्ट्रिक्ट एडिशनल मे एक्सरसाइज एनी और ऑफ द पावर्स ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल, वो जो एपलेट कोर्ट है वो रेंट ट्रिब्यूनल की पावर्स भी एक्सरसाइज कर सकती है। द डिस्ट्रिक्ट जज द एडिशनल जज शैल डिसाइड एन एप्लीकेशन विद इन 2 मंथ, 2 माह के अंदर अंदर इसका फैसला करेंगे अपील का। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास डिस्ट्रिक्ट जज, एक ही अपील होगी, उसके बाद मजीद अपील जो है वो नहीं होगी। ये था सेक्शन 28, आपके इतना रेलिवेंट नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आ जाए लास्ट चैप्टर मिसलीनियस का, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट जज ऑन द एप्लीकेशन एनी पार्टी, ले जी ये ट्रांसफ़र के बारे में है कि डिस्ट्रिक्ट जज की पावर होगी कि वो एक से लेके एक जज स्पेशल जज रेंट से एक पिटिशन विड्रॉ करके या एक एडिशनल सेशन जैसे अपील विड्रॉ करके किसी दूसरे को जो है वो इंटरेस्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट की भी पावर है, वो किसी भी स्टेज पे विड्रॉ एंड अपील पेंडिंग को एक वो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से कोई अपील विड्रॉ करके किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। उसके बाद है सेक्शन 30, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ठीक है। अच्छा, इफ़ द ओनरशिप ऑफ रेंटल प्रीमियम, अच्छा अब ये एक बात सुने, टेनेंसी एग्रीमेंट था, टेनेंसी एग्रीमेंट था, लैंडलॉर्ड ने इस दौरान में अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको सेल आउट कर दिया किसी और को। तो अब क्या होगा कि अब वो जो नया ऑनर होगा, जो नया लैंडलॉर्ड होगा, वो जो उसने प्रॉपर्टी परचेज़ की है वो उसका सबूत पेश किएगा स्पेशल जज रेंट के पास, और सॉरी रेंट रजिस्ट्रार के पास, और रेंट रजिस्ट्रार उसका अपने रजिस्टर में अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री करेगा, और उसके बाद से जो वो टेनेंट होगा वो किराया नए लैंडलॉर्ड को, नए मालिक को देने का पाबंद होगा। सेक्शन 30 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे 31 है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। मैं बता चुका हूँ कि फाइनल ऑर्डर की एग्जीक्यूशन ऐसी होनी है जैसे कि वो एक डिग्री है सिविल कोर्ट की, और जैसे उसकी एग्जीक्यूशन होती है। इंडेमनिटी है कि कोई भी स्पेशल जज रेंट के ख़िलाफ़ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी उसके किसी भी ऑर्डर की बाबत, ठीक है, जो कि उसने इन गुड फेथ किया होगा। अच्छा जी, पावर ऑफ टू में गवर्नमेंट के पास इख्तियार होगा कि वो रूल्स वगैरह बना सके। प्रोविजन ऑफ कानून शहादत आर्डर एंड कोड ऑफ सिविल पर नॉट टू अप्लाई, सेक्शन 34 कहता है कि जो है वो QSO और CPC इस पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखिए मैंने फैमिली लॉ का मेरा लेक्चर पढ़े, मैंने उसमें भी वजाहत की थी कि ये वाली प्रोविजन शामिल करने का मकसद ये था कि एक्सपीडिशियसली मैटर डिसाइड हो जाए, टेक्निकलिटी से बचा जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे स्पेशल लॉ साइलेंट हो वहाँ पे कोई बार है स्पेशल जज रेंट के ऊपर कि वो CPC या QSO से वो एनोलॉजी ड्रा करते हुए कोई प्रोविजन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, कर सकता है। सेक्शन 35 रिपील और सेक्शन 36 रिपील एंड वैलिडेशन के बारे में इसको छोड़े। नहीं जी, रेंट प्रीमिसेस एक्ट हमने थारोली पढ़ा है, अच्छी तरह से देखा है, कंसेप्चुअली देखा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि एक जो पिटिशन आती है उसकी कॉपी, फिर एक जो लीव टू कंटेस्ट आता है उसकी एक एप्लीकेशन, फिर उसके बाद जो है जो वो मंजूर की जाती है कोर्ट का जो ऑर्डर है वो, उसके बाद जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ हैं उसका एक ऑर्डर, और उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट, और उसके बाद जो शहादत होती है वो, और उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर जो होता है कोर्ट का, उसकी जो है ना एक स्पेसिमेन आपको मिल जाए ताकि आप उसको देख के तो आपको ये पता चल जाए, आप विजुलाइज करें कि अच्छा ये मैंने लॉ पढ़ा है तो प्रैक्टिकली ये होता है। इसके अलावा मैं जो है वो इसमें आपको ऑर्डर्स जो है वो कोशिश करूँगा प्रोवाइड करूँ। वो ऑर्डर कौन कौन से होंगे,
कुछ उस्मान साहब ने दे दिए हैं, कुछ ऑर्डर ये होना चाहिए कि अगर वो टेनेंसी उसने रजिस्टर नहीं करवाई, टेनेंट आया है तो पेनल्टी का ऑर्डर कैसे होना है, लैंडलॉर्ड आया है तो पेनल्टी का जो है वो ऑर्डर किस तरह से होना है, फिर उसके बाद जो है वो रेंट जमा करवाने का ऑर्डर जो है वो किस तरह से होना है, लीव टू कंटेस्ट को लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन के ऊपर जो ऑर्डर है वो किस तरह से होना है, फ्रेमिंग ऑफ इशूज़, ये सारे ऑर्डर जो है ये आपको मिल जाएं। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, आपने सिर्फ की पॉइंट याद रखने हैं। की पॉइंट इंग्लिश आप चाहे गुलाबी इंग्लिश लिख दीजिएगा, गुलाबी उर्दू इंग्लिश, जो मर्ज़ी आप जिस तरह मर्ज़ी ऑर्डर लिख दीजिएगा, वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो एक सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर जो हैं वो उस ऑर्डर के अंदर जो हैं वो शामिल होने ज़रूरी हैं। यही हमने जब आर्ट ऑफ ऑर्डर राइटिंग सीखा था तो मैंने उसमें आपको बताने की कोशिश की थी। होप कि आपको समझ आई। अब इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे हमने कौन सा शुरू करना है। थैंक यू सो मच। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसको शेयर करें, हर उस बंदे तक पहुँचे जिसको हम इस पे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन वो बैठा है, तैयारी कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए मुझे एक वसीला बनाया है तो आप बंद हैं कि आप किसी दूसरे के लिए वसीला बने। तो इसको आपने नॉलेज को अपने हद तक कुरटेल नहीं करना, बल्कि मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।